हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है आपका फिजिक्स का बेसिक का चौथा लेक्चर है और बेसिक का यह सबसे लास्ट है। ठीक, इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा लेसन 1। तो चलिए आज हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। हो सकता है कि बेसिक पढ़ते पढ़ते आपका लेसन भी स्टार्ट हो जाए, तो देखते रहिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए, फिजिक्स पढ़ने का मज़ा लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला आज आपका क्वेश्चन है कि कोई परमाणु मूल रूप में विद्युत उदासीन क्यों होता है। कोई परमाणु मूल रूप में विद्युत उदासीन क्यों होता है। तो परमाणु मूल रूप में विद्युत उदासीन होता है, इसका मेन कारण है परमाणु के अंदर में उपस्थित मौलिक कण। तो मौलिक कण तीन ही है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। तो बच गया उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए, सबसे पहले कि परमाणु के नाभिक में उतना ही प्रोटॉन होता है जितना कि उसका परमाणु संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है Z बराबर 11। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन भी 11 ही होगा, और यदि परमाणु उदासीन हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है, 11 ही होता है। न्यूट्रॉन निकालने का एक फार्मूला होता है आपका, न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला होता है A बराबर Z माइनस P, जो कि इस साल आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या को किससे सूचित करते हैं। तो A बराबर Z माइनस P बराबर न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए, मैंने ये फार्मूला गलती लिखा है, मिस्टेक्स हो तो इसको देखिए सुधार लेते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर आपका होता है A माइनस P होता है। ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था। प्रोटॉन जो होता है हमेशा परमाणु संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन हमेशा परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो हम लोग P की जगह क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे Z लिख देंगे, तो A माइनस Z। और यही आपका क्वेश्चन आया था इस बार, एक ऑब्जेक्टिव में आया था। और देखिए, दुर्भाग्य से बेसिक में है, नहीं पढ़ाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग इसको पकड़ते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए देख लीजिए, जैसे सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर आपका होता है, परमाणु संख्या होता है इसका आपका 11। तो सोडियम के लिए परमाणु संख्या हो जाएगा 11, और इसका एटॉमिक मास होता है आपका 23 होता है मास नंबर। तो मास नंबर इसमें 13 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे हम लोग कैसे, A माइनस Z कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 11 बराबर आपका हो जाएगा 12। इसमें सोडियम में न्यूट्रॉन 12 है, लेकिन 12 न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। तो 12 गुना 0 कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। न्यूट्रॉन उदासीन करना है, इसका आवेश का मान 0 है। हमको न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी काम के बाद बता दिए आपको। इसके बाद देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको इकाई ऋण आवेश मानते हैं। तो 11 गुना कीजिएगा -1, तो -11 हो जाएगा। और एक प्रोटॉन पर जो है +1 इकाई चार्ज होता है, तो उसको +11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना भी रहे उस पर आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए, परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो आपको उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए +11 -11 आवेश का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए, किसी भी परमाणु में मूल रूप में जितना उसमें प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन आपका एक धनावेशित कण है। तो दोनों के आवेश के योगफल का मान जो है 0 होता है। जिसका आवेश 0 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा किस प्रकार से, ताकि परमाणु में मूल रूप में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो दोनों के आवेश के योगफल का मान 0 होता है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि परमाणु आपका मूल रूप में विद्युत उदासीन होता है। इसमें सबसे काम का क्वेश्चन आपका ही वाला है, N बराबर A माइनस Z। चलिए, इसके बाद देखिए, आपका एक और एग्जाम में इस बार आया था, और वह भी आपका बेसिक में ही है एग्जाम में। तो कहिएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आया था। तो देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स आपको बहुत डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव तक नहीं छूटे। सब्जेक्टिव तो ऐसे भी नहीं छूटेगा। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, सॉरी क्वेश्चन नहीं, टॉपिक है। टॉपिक क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। क्या बोले कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो आवेश को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। हम लोग आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। फिर से सुन लीजिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब कहिएगा कि देखिए कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए आपको हम एग्जाम्पल एक समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु ए है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, तो इसका आवेश हो जाएगा -12, और प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है, तो इसका आवेश हो जाएगा +12। न्यूट्रॉन का आवेश तो ऐसे भी 0 होता है। देखिए दोनों के आवेशों का योगफल का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक, एक मान लीजिए कि वस्तु बी है और इसमें मान के चलिए आपकी 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आवेश हो जाएगा -20, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। अब प्रोटॉन भी 20 होगा तो इसमें आवेश हो जाएगा +20, तो दोनों के योगफल का मान कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए इस Q1 बराबर 0 है, Q2 बराबर 0 है। यदि दोनों के हम लोग आवेश जोड़ेंगे तो इसका Q1 + Q2 यानी कि 0 + 0 बराबर कितना रिजल्ट आएगा? 0 + 0 आ जाएगा 0। तो देखिए इसका दोनों को मिला करके टोटल आवेश का मान कितना है? 0 है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि वस्तु ए में से हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन को वस्तु बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि इसमें से हम 5 इलेक्ट्रॉन को उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं, किसी कारण से, घर्षण या किसी कारण से 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिए। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा 7, तो आवेश होगा -7, और प्रोटॉन बचेगा आपका +12। तो देखिए दोनों के आवेश का योगफल का मान कितना आएगा? +5 आएगा यहाँ पर। ठीक, Q1 बराबर मान लेते हैं 5। चूँकि बी में इलेक्ट्रॉन गया है तो इसमें 5 गो आवेश बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा -25 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब प्रोटॉन कितना रहेगा? तो प्रोटॉन का ना तो त्याग होता है ना ही ग्रहण होता है, तो प्रोटॉन आपका जस के तस रहेगा। प्रोटॉन हमेशा 20 के 20 ही रहेंगे। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो आवेश का मान कितना आएगा आपका? आवेश का मान आ जाएगा आपका -5। ठीक, इससे आप समझ गए। अब देखिए दोनों का योगफल निकाल लीजिए, Q1 + Q2, तब +5 या -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। अब देखिए इसमें क्या है ना आपका कि जो हम लोग रगड़ने से पहले दोनों को आपस में रगड़ने से पहले या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से पहले देखिए इसका टोटल आवेश का मान 0 था, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के बाद भी दोनों की आवेश के योगफल का मान 0 है। लेकिन हुआ क्या है कि देखिए ये वाला आपका धन आवेशित हो गया, इसमें +5 गो धन आवेश उत्पन्न हो गया और इस पर आपका 5 गो ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, दोनों उदासीन है और दोनों के आवेश के योगफल का मान 0 है। तो यहाँ पर दोनों उदासीन है लेकिन फिर भी आवेश के योगफल का मान 0 है। यहाँ देखिए एक धनावेशित हो गया है, एक ऋणावेशित हो गया है, लेकिन फिर भी आवेश के योगफल का मान 0 है। ठीक ना, यही इसमें मज़ेदार बात है। तो देखिए कैसे है, तो देखिए यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? 32 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और यहाँ देखिए 12 और 20 कितना है? 32 है, प्रोटॉन भी आपका। अब देखिए ट्रांसफ़र होने के बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन और 25 इलेक्ट्रॉन कितना है? 32 इलेक्ट्रॉन ही है, और प्रोटॉन भी आपका 32 ही है। तो देखिए चार्ज ना तो घटा है ना ही बढ़ा है, यहाँ भी 32 बात, वहाँ भी 32 था। तो हुआ क्या कि केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित हो गया है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक ना, लेकिन चार्ज जस का तस है, अभी भी 32 है, पहले भी 32 है, तो ट्रांसफ़र करने से पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन यही आपका एग्ज़ाम में आया हुआ था इस बार 2022 में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आता है, तो 5 मार्क्स में आप केवल इतना लिखिएगा तो आपको 5 नंबर थोड़ी मिलेगा। इसके साथ और 3-4 को एग्जाम्पल देना पड़ता है इसका आवेश संरक्षण के सिद्धांत का। तो चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत का। ये तो सिद्धांत 2 नंबर या 3 नंबर में आपका आता है एग्जाम में।
तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें समझने वाली बात यही था कि कोई भी क्रिया से पहले आवेश का मान उतने होता है और क्रिया के बाद भी आवेश का मान उतना ही होता है, यानी कि आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है टोटल सिस्टम का आवेश। तो चलिए इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 इसका लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 इसका क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, अब कहिएगा सर पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो देखिए पॉजिट्रॉन जो होता है ना आपका, तो वह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल का अंग्रेजी आपका अंग्रेजी है, उसका हिंदी होता है प्रतिकण, प्रतिकण, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल। किसका एंटी पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। बताइए जो एंटी होगा आपका वो आपके जैसा होगा कि आपके ठीक विपरीत होगा, ठीक। तो एंटी जो है हमेशा हमारे अपोजिट होता है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, उसी तरह से पॉजिट्रॉन का आवेश होता है +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, क्योंकि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, प्रतिकण माने एंटी पार्टिकल, इसीलिए उसका आवेश जो है धनात्मक होता है पॉजिट्रॉन का। और पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका कितना द्रव्यमान होगा, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। तो समझ गए होंगे कि पॉजिट्रॉन क्या है। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और उसका आवेश और द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक। तो इसके बाद देखिए हम एग्जाम्पल देने वाले थे। एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं, तो वो गामा किरण में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, गामा किरण में कन्वर्ट आपका हो जाता है। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक आता है तब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, गामा किरण में। अब कहिए कि गामा किरण क्या होता है, तो गामा किरण एक ऐसा किरण होता है जो 30 सेंटीमीटर मोटी धातु को भी काट सकता है। यदि उसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो उसका मैं प्रभाव जो है वीडियो में आपको एक अपलोड कर दूंगा। एक साइंस का बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें एक दिखाता है कि मूड़ी कट जाता है यदि गामा किरण से गुजरेगा था। जैसे देखिए कितना मोटाई है, मैक्सिमम 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार के यदि 30 सेंटीमीटर मोटा भी रहेगा तो गामा किरण उसको काट देता है। और कैसे उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के एक दूसरे के नज़दीक आने पर, ठीक। तो देखिए और गामा किरण जो है आपका उदासीन होता है। सबसे बड़ा बात क्या है कि गामा किरण उदासीन होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर जो एग्जाम्पल है किस प्रकार से आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो देखिए गामा किरण उदासीन होता है, यानी कि गामा किरण के आवेश का मान 0 होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब पॉजिट्रॉन का होता है +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो देखिए जितना ही माइनस में है उतना ही वाला प्लस में है, तो दोनों के योगफल का मान कितना रहा, 0। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के दोनों के आवेश के योगफल का मान 0 है इधर, यानी कि प्रोसेस से पहले दोनों के आवेश के योगफल का मान 0 है। अब प्रोसेस के बाद भी देखिए टोटल आवेश के योगफल का मान 0 है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल आवेश का मान हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि कंजर्व रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका ठीक उल्टा होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ठीक उल्टा क्या होता है कि यदि आप देखिए गामा किरण को हम लोग सिंबल में इसे लिखते हैं उल्टा वाई की तरफ थोड़ा लिखते हैं। जब गामा किरण को 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया जाता है, ठीक। जब गामा किरण को 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया जाता है तो गामा किरण आपका फिर से टूट जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिट्रॉन में। तो देखिए गामा किरण के आवेश का मान 0 होता है
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के आवेश का मान विपरीत होता है, परिमाण में बराबर होता है। तो ये यहाँ पर देखिए दोनों के आवेशों का योगफल का मान आपका कितना आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। इसका मतलब देखिए क्या है कि प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल आवेश का मान ज्यों का त्यों है, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यह भी आपके आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। लेकिन याद रखिएगा कि कब होता है, जब गामा किरण को 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया जाता है तब। अब कहिएगा सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। यह भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में इस बार कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो देखिए 2 एग्जाम्पल हो गया आपका। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फिर भी देखिए मेरे समझाने के बाद भी यदि इसमें आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यह चैनल आपका है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको तो पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि हम तो 12 कब का पास कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोग पूछिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक। और देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे जो हैं कमेंट में लिख रहे थे कि सर फेयर कैसे करें। तो यदि आपको फेयर करना है या सर लिखें कैसे, तो यदि आप देखिए को पूरा वीडियो आप देखिएगा तो पक्का कमेंट कीजिएगा। यदि आप कहिएगा तो जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ डेली वीडियो में, तो उसका मैं हर बार सबसे लास्ट में क्या करूँगा कि उसका पेज जो है फ़ोटो खींच करके लगा दूंगा आपके लिए। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले करके और उसी को ज्यों का त्यों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो वही मैं आपके लिए सबसे लास्ट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कब, लेकिन जब आप उधर से कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर कर दीजिए तब, क्योंकि जब तक ले आप कमेंट नहीं करेंगे हमको पता कैसे चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए इस सब बात के बाद हम लोग तीसरा इसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल तो इसका हो गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए एक है कि हम लोग जानते हैं कि नाभिक में जो है 2 कण होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का संरक्षण होता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का संरक्षण होता है। और नाभिक में आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही आवेश होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम है एक, यूरेनियम के नाभिक में 92 प्रोटॉन होता है। नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, यानी कि परमाणु की संख्या को दर्शाता है। जैसे Z बराबर इसका क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, इसका 92 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो हमेशा परमाणु संख्या के बराबर होता है। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 238 होता है, ठीक। यानी कि इसमें A बराबर कितना है आपका, A बराबर है आपका 238 द्रव्यमान संख्या। अब देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में होता क्या है कि जब ये आपका टूटता है ना यूरेनियम, तो यूरेनियम टूटता है तो ये बनाता है आपका थोरियम। थोरियम को Ts से लिखते हैं, जिसका परमाणु संख्या 90 होता है, द्रव्यमान संख्या 234 होता है। ऐसे एक हीलियम नाभिक निकलता है। हीलियम नाभिक का 2 और 4 होता है, ठीक ना। तो देखिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का संरक्षण होता है। यह जो है इस बार ऑब्जेक्टिव में आया था आपका। अच्छा बात यह है कि ऑब्जेक्टिव में आया था, और सबसे अच्छा बात है कि आपका एग्जाम इस बेसिक का है। तो सोच लीजिए कितना बेसिक इंपॉर्टेंट है। यदि हम नहीं पढ़ाते तो 5 नंबर तो आपका इसी काम से चल जाता। 5 नंबर कहाँ से, एगो आवेशन का सिद्धांत मिला के सब ये हो गया 6-7 नंबर का। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन मांग के किसी देख लीजिएगा। यदि नहीं मैच करेगा तो आप हमसे मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ सब आपका एग्जाम में भगवान की कृपा से लड़ जाता है। मैं तो केवल पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखिए नाभिक में यूरेनियम का नाभिक जब टूटता है तो यूरेनियम के नाभिक में 92 प्रोटॉन होता है, क्योंकि Z 92 है। तो देखिए नाभिक टूटने से पहले इस पर आवेश का मान कितना है, तो +92 है। और देखिए नाभिक टूट गया है, और नाभिक टूट के क्या बना है, एक थोरियम बना है। तो देखिए थोरियम का परमाणु संख्या 90 है, तो एक आवेश कितना होगा, +90 होगा। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, तो उसका परमाणु संख्या 2 है। तो देखिए आवेश 2 है यहाँ पर, तो जोड़ के कितना आया, 92 आया। और देखिए प्रोसेस से टूटने से पहले भी इसका टोटल आवेश 92 था, और टूटने के बाद भी टोटल आवेश 92 है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आपका आवेश संरक्षित होता है। तो ये हो गया तीसरा आपका। तो देख लिए आप। और एक और जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ जो कि पूछ लेता है, ई जो होता है ना आपका हीलियम, एक्चुअल में ये अल्फा कण होता है। हीलियम जो नाभिक से निकलता है आपका, तो ये अल्फा कण होता है।
और अल्फा कण में जो है केवल 2 गो प्रोटॉन होता है और केवल 2 गो न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या बोले हम कि अल्फा कण में केवल 2 गो प्रोटॉन होता है और 2 ठो न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है आपका, ठीक। यानी कि हीलियम जो होता है ये धनावेशित होता है आपका, अल्फा कण है आपका। ये मत समझिए कि हीलियम तत्व है, ये हीलियम नाभिक है जिसमें केवल 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल है कि रेडियो एक्टिविटी क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय। अब कहिएगा सर रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है? तो देखिए वैज्ञानिक लोग क्या किए कि जितना भी तत्व ज्ञात था ना इनके समय में, तो सब क्या कि बारी बारी से उसके नाभिक पर, परमाणु के नाभिक पर बारी बारी से न्यूट्रॉन से कभी अटैक कराएं तो कभी प्रोटॉन से उसके नाभिक पर अटैक करवाएं। तो हुआ क्या कि कुछ पदार्थों का नाभिक में न्यूट्रॉन चला गया और नाभिक ब्लास्ट नहीं किया, तो वैसे तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। क्या बोले कि तत्व के नाभिक पर न्यूट्रॉन से या प्रोटॉन से जब अटैक करवाए वैज्ञानिक लोग, तो नाभिक में प्रोटॉन चला गया और नाभिक फूटा नहीं, ठीक। तो वैसे नाभिकों का जो गुण था वो परिवर्तित हो गया और वह जो है एक नए तत्वों की तरफ व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आपके टोटल 118 तत्व है, जिसमें से 92 तत्व जो है प्रकृति में पाया जाता है और नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा जो 26 गो तत्व जो है बनाया गया है। तो समझ गए कि 118 कैसे है आपका, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा बनाया गया है, बाकी सब 26 गो। उसी दौरान कुछ परमाणु के नाभिक पर जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से प्रहार कराया गया तो उसका नाभिक जो है ब्लास्ट कर गया। तो उसका नाभिक ब्लास्ट किया तो देखा वैज्ञानिक लोग कि या तो उससे अल्फा किरण निकल रहा है, या तो बीटा किरण निकल रहा है, या तो गामा किरण निकल रहा है। तो जिस परमाणु के नाभिक से अल्फा किरण या बीटा किरण या गामा किरण का उत्सर्जन होता है ब्लास्ट होने पर, उस पदार्थ को कहा जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी कि उसका हिंदी होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक। तो जिसके नाभिक से अल्फा बीटा या गामा निकलते हैं उसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और नाभिक से अल्फा किरण या बीटा किरण या गामा किरण निकलने की जो घटना होती है उस घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। नाभिक से निकलता है जो अल्फा बीटा गामा, तो उसको रेडियो एक्टिविटी हम लोग कहते हैं। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी में जब परमाणु के नाभिक में से एक न्यूट्रॉन टूटता है, क्योंकि परमाणु में न्यूट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होता है, तो जब परमाणु के नाभिक से एक न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन टूटते पर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक से प्रोटॉन निकलता है। कहाँ से? तो जब रेडियो एक्टिविटी में परमाणु का नाभिक में से एक न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक प्रोटॉन बनता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, तो दोनों के योगफल का मान कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए न्यूट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो देखिए तो टूटने से पहले आवेश का मान 0 है और टूटने के बाद भी टोटल आवेश का मान 0 है। तो जब न्यूट्रॉन टूटता है जिसे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। कहाँ पर ही? तो कक्षाओं में। किसके कक्षा में? परमाणु के कक्षा में, ठीक ना, किसी और के कक्षा मत समझ लीजिएगा। नाभिक के चारों ओर परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपका कहाँ से निकला है? तब नाभिक में से जब न्यूट्रॉन टूटा है रेडियो एक्टिविटी की घटना में, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक पॉजिट्रॉन निकला है।
तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला है चूंकि नाभिक से निकला है तो ये तो पूरा फिजिक्स से बदल जाएगा। जब हम लोग कहेंगे कि नाभिक में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दो तरफा बात हो जाएगा। क्योंकि कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में भी पाया जाए और इलेक्ट्रॉन कक्षा में भी पाया जाए। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन का एक नाम रख दिया गया है। किस इलेक्ट्रॉन को? तो वह इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन के टूटने से नाभिक से निकला है, तो उस न्यूट्रॉन का नाम क्या रख दिया गया है आपका? तो इसका नाम रख दिया गया है बीटा किरण। जब ये चलता है ना इलेक्ट्रॉन तेजी से तो किरण के रूप में दिखाई देता है, लेकिन होता है ये बीटा कण होता है। ठीक, तो आप समझ गए कि बीटा कण क्या होता है। बीटा कण या बीटा किरण जो है एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका उत्सर्जन कहाँ से हुआ है? नाभिक से हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन ना कहकर क्या कर देते हैं? बीटा किरण कह देते हैं। तो ये आपका बेसिक का फिजिक्स था, आपका पूरा समाप्त हो गया। अगला वीडियो से आपका नया चैप्टर शुरू होगा। और यदि आपको अभी तक का जितना भी हम पढ़ाए हैं उसका आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।